Hello everyone. Welcome to the video lecture series of integrated circuits. Subject code is KC501 and we were studying unit 2 which is linear applications of IC op-amp. So in our last lecture we were discussing about the filters. We have just studied about the relative terms with the filters like transfer function, like roll-off rate, what is frequency response. So now moving forward, today we will study about the passive filters, passive low pass filter, right? So passive filter stands for as we already know कि passive filter कौन सा filter है. Passive filter वो filters होते हैं जो passive components को use करते हैं, just like R, L and C, resistor, inductor and capacitor, right? So first of all we will study passive low pass filter, then we will go for active filter. So this is a graph for low pass filter. As we can see from the name itself, low pass filter. Low pass means जो lower frequencies को pass करे and higher frequencies को reject करे. So आइडियली अगर हम इसका ग्राफ बना के देखते हैं तो आइडियली जो ग्राफ होता है लो पास फिल्टर का इज दिस समथिंग लाइक दिस इज द आइडियल कंडीशन, आइडियल फिल्टर फॉर लो पास फिल्टर. इट मींस कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की फ्रीक्वेंसीज को जस्ट ये पास करेगा एंड जैसे ही कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगी इट विल ड्रॉप इट गेन. इसका यहाँ पर जो गेन है ये ड्रॉप हो जाएगा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे. सो ये जो पाथ होगा, ये जो हमारे पास रेंज होगी फ्रीक्वेंसी की, दिस रेंज विल बी नोन एज पास बैंड, क्योंकि इतनी फ्रीक्वेंसी को ही लो पास फिल्टर पास करेगा. सो दिस विल बी नोन एज पास बैंड. और जो इसके आगे हायर फ्रीक्वेंसी रेंज होगी, दिस रेंज विल बी नोन एज स्टॉप बैंड, राइट? स्टॉप बैंड क्यों? क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी को ये स्टॉप करेगा. सो दैट विल बी नोन एज स्टॉप बैंड. सो ये जो प्लॉट हमने यहाँ डिजाइन किया है, ये प्लॉट क्या है? ये प्लॉट बेसिकली हमारा एक प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर का है. क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल फिल्टर्स में क्या होता है, डायरेक्ट ड्रॉप नहीं होता है गेन, इवेंचुअली धीरे धीरे रोल ऑफ करते हुए वो ड्रॉप होता है. एंड ये रोल ऑफ क्या दिखाता है? इट शोज द ऑर्डर ऑफ द फिल्टर. तो ये धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है, लेकिन जो ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पर एफसी थी, जैसे इस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचा, इस फ्रीक्वेंसी से पहले सारी फ्रीक्वेंसीज को ये पास कर रहा है. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पास बैंड. वेयर एज इस फ्रीक्वेंसी के आगे इसने फ्रीक्वेंसीज को स्टॉप कर दिया एंड दैट इज व्हाई दिस बैंड इज नोन एज स्टॉप बैंड, राइट? जो प्लॉट है वो हमारा फ्रीक्वेंसी और गेन के बीच में है एंड गेन इज इन द डीबी एंड फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली इन द लॉगरिथमिक स्केल, राइट? सो it is a circuit. Low pass filter क्या है? It is a circuit which is used to pass the low frequencies up to cutoff frequency omega c and it rejects the frequency above the cutoff frequency, right? So cutoff frequency तक की frequencies को pass करेगा और उसके बाद वाली सारी frequencies को ये reject कर देगा. So low pass filter can be designed as first order filter, second order, third order and so on. तो low pass filter को हम first, second, third and बहुत सारे orders के लिए डिजाइन कर सकते हैं. different orders के लिए हम डिजाइन कर सकते हैं डिजाइनिंग में कुछ चेंजेस लाकर, राइट? सो सबसे पहले लेट अस सी कि फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर का जो ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या होता है. सो फर्स्ट ऑर्डर एलपीएफ लिखा है यहाँ पर और ये फर्स्ट ऑर्डर एलपीएफ का ट्रांसफर फंक्शन है. V नॉट S by V in S. What is this? ये ट्रांसफर फंक्शन की टर्म्स है. आउटपुट वोल्टेज, लैप्लेस ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द लैप्लेस ऑफ इनपुट वोल्टेज. ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन. A नॉट बाय, ये जनरल टर्म में लिखा है बिल्कुल. तो जब अभी हम इसकी डेरिवेशन देखेंगे, इसके एनालिसिस देखेंगे यूजिंग दिस सर्किट, तो वी विल सी कि जो हमारा आउटपुट आएगा वो समथिंग लाइक दिस आना चाहिए जब हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए करेंगे. एंड जब हम सेकेंड ऑर्डर के लिए करेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखना चाहिए. फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो ट्रांसफर फंक्शन आता है वो कितना आता है? इट इज ए नॉट अपॉन एस प्लस ओमेगा नॉट. वेयर एज फॉर सेकेंड ऑर्डर इट इज ए नॉट अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट एस बाय क्यू प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर. सो बेसिकली डिनोमिनेटर में जब हम सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर. ओमेगा एन को हमने यहाँ ओमेगा नॉट से रिप्लेस कर दिया बिकॉज दिस इज बेसिकली द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. एंड जो 2 जीटा था उसे हमने 1 बाय क्यू से डिनोट किया है. सो बेसिकली यहाँ पर जो क्यू फैक्टर है इट इज द क्वालिटी फैक्टर एंड इट इज इक्वल टू 1/2 जीटा, right? And omega naught is the cutoff frequency. So now we will see the analysis of first order LPF and the second order LPF and we will see कि output पे हमारे पास इसी terms में हमारे पास output आएगी first order की and इस term में output आएगी हमारे पास second order की, right? So first of all it is, ये हमारे पास एक simple circuitry है. It is designed using a resistance and a capacitance with the output taken from a capacitance as shown. एक resistance है हमारे पास, ये capacitance है, इसके across हम output ले रहे हैं.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो टर्म्स मैंने लिखी है VIS, V0S, ये क्या है? VIS बेसिकली जो इनपुट वोल्टेज है उसे हमने टाइम डोमेन में नहीं, उसे मैंने लैप्लेस की फॉर्म में लिखा है. सो जब हम S लिखते हैं तो दैट मीन्स ये मैंने लैप्लेस की फॉर्म में लिखा है VIS. सिमिलरली आउटपुट भी हमने आउटपुट लैप्लेस की फॉर्म में लिखा है V0S. जो R है इट इज बेसिकली द कांस्टेंट टर्म, सो R हमेशा R ही रहता है, लेकिन जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो वो 1/SC हो जाता है. ठीक है, जब हमने कैपेसिटर की लैप्लेस कैलकुलेट करते हैं तो कैपेसिटर की लैप्लेस 1/SC हो जाता है. एंड सिमिलरली जब हम इंडक्टर की एक बात करेंगे, इंडक्टर का जब लैप्लेस करते हैं तो वो कितना हो जाना चाहिए? इट विल बी S इंटू एल. पर इंडक्टर का काम कब आएगा? जब हम पैसिव की बात कर रहे हैं, तो पैसिव में ही सिर्फ इंडक्टर आएगा, एक्टिव में तो हम इंडक्टर्स को यूज ही नहीं करते. ठीक है, तो अभी मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर कैपेसिटर का आप लैप्लेस निकालते हो तो इट विल बी इक्वल टू 1/SC एंड इंडक्टर का लैप्लेस विल बी S इंटू एल. ये S है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये हमने लैप्लेस टर्म्स में लिखा है. राइट, ओके, नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड. सो अब इस सर्किट में हम अगर वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करें, वोल्टेज डिवाइडर रूल अगर अप्लाई करते हैं तो ये आउटपुट वोल्टेज है, दिस इज द इनपुट वोल्टेज, और इसके अक्रॉस में वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करूं तो V नॉट एस किसके इक्वल आएगा? V नॉट एस किसके इक्वल आएगा? हमारे पास क्या होता है, जिसके अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज ले रहे होते हैं वो न्यूमरेटर में आता है, उन दोनों का सम, इन दोनों का सम जो कंपोनेंट्स हैं डिनोमिनेटर में आएगा इनटू इनपुट वोल्टेज. सो वही चीज हुई है, आउटपुट किसके अक्रॉस ले रहे हैं? कैपेसिटर के, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा. सो इट इज 1/SC अपॉन दोनों का सम R प्लस 1/SC इंटू इनपुट वोल्टेज विच इज VI और VIN इंटू S. ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई. अब इसे हमें रीअरेंज करना है. हमें क्या करना है? हमें इसे इस फॉर्म में लेके आना है जो अभी हमने फर्स्ट ऑर्डर की फॉर्म देखी थी, ये फॉर्म थी, इस फॉर्म में लेके आना है. मतलब हमें V0S बाय VIN S कैलकुलेट करना है. सो लेट अस कैलकुलेट दिस. V नॉट ये है, V इन ये है, इसे हम इस साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? V नॉट S अपॉन V इन S, और इसे हमने सिंप्लीफाई किया 1/SC. इस टर्म को हमने सिंप्लीफाई किया R प्लस 1/SC, तो हमारे पास क्या आ गया? SRC प्लस 1/SC. SC कैंसिल हो गया, सो फाइनली हमारे पास क्या रह गया? इट इज 1/SRC प्लस 1. ठीक है, और इसे फर्दर अगर हम चेंज करें सो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज क्या आ रही है? आउटपुट बाय इनपुट इज द रेशियो ऑफ 1/SRC प्लस 1. राइट, सो वी कैन सी कि ये फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर है. अब इसे मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है, बट हमारे पास जो टर्म्स थी वो क्या थी? A0/S प्लस ओमेगा ओमेगा नॉट. ठीक है, अगर मुझे S प्लस ओमेगा नॉट की टर्म में इसे लेके आना है तो व्हाट कैन आई डू? अगर इसे S प्लस ओमेगा नॉट की टर्म में लेके आना है तो क्या करेंगे? RC को ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे. तो अगर मैं RC को ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा, मैंने ऊपर भी 1/RC कर दिया, यहाँ पर भी मैंने S प्लस 1/RC इस तरह से कर दिया. ठीक है, तो जब मैंने ये किया तो ये मेरे पास आ गया A0 और ये मेरे पास आ गया ओमेगा नॉट. और यू कैन से कि यहाँ से आप RC को कॉमन ले सकते हो. इसको जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास यही टर्म आ जाएगी. तो टर्म क्या है हमारे पास? S प्लस ओमेगा नॉट आना चाहिए था, तो इस टर्म में हमने इसे जनरल फॉर्म में कर दिया. ठीक है, सो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर है. सो बेसिकली ये चीज कैसे पता चली कि ये फर्स्ट ऑर्डर है? ये जो S होता है, ये S की जो पावर होगी, जो रेज टू पावर है कितना है? S रेज टू पावर इज 1. तो जो S की पावर होगी वहां से हमें पता चलता है कि इसका ऑर्डर क्या है, और यहाँ पर S का ऑर्डर जो है इट इज 1. सो द ऑर्डर ऑफ द फिल्टर विल बी फर्स्ट ऑर्डर. राइट, सो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर. और इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है? इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है 1/RC. ये जो टर्म होती है ओमेगा नॉट, ये क्या होती है? ये होती है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो ओमेगा नॉट या ओमेगा सी कितना है? 1/RC. ये मैंने एंगुलर की फॉर्म में लिखा है, अगर फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखूंगी तो इट विल बी 1/2πRC इन हर्ट्स. क्यों? क्योंकि ये रेडियन पर सेकंड में है, पर अगर इसे हर्ट्स में लिखेंगे तो वी नो दैट कि ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है. तो जब मैंने इसे फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखा तो ये कितना आ गया? 2π नीचे आ गया, 1/2πRC इन हर्ट्स. राइट, सो इस तरह से हमारे पास ये आ गया. राइट,
अब अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड और फेस कैलकुलेट करना है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि हम मैग्नीट्यूड और फेस कैलकुलेट करते हैं, तो अगर मुझे इस इक्वेशन का मैग्नीट्यूड और फेस कैलकुलेट करना है तो व्हाट विल आई डू? जहां जहां एस है, हमने वही डिस्कस किया था, वहां वहां हम जे ओमेगा पुट कर देंगे। सो व्हाट विल आई डू? नाउ डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड फेस। For that, what will I do? I will put S is equal to j omega. जहां जहां हमारे पास S is equal to j omega है, वहां वहां मैं, जहां जहां मेरे पास S है, वहां वहां मैं j omega पुट करूंगी, राइट? सो लेट मी क्लीन द स्क्रीन फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, राइट। सो मेरे पास ये इक्वेशन है v नॉट बाई वी इन, एस यहाँ पर था, एस आर सी था, एस की जगह मैंने j ओमेगा पुट कर दिया। सो नाउ आई हैव दिस 1 अपॉन j ओमेगा आर सी प्लस 1। इसके बाद हमें इसका मैग्नीट्यूड, या हम कह सकते हैं हमें गेन कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड, जब किसी चीज का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? रूट एंड स्क्वायर। नाउ यहाँ पर जो चीज जिसमें आप सब लोग कंफ्यूज होते हैं वो क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है? हमारे पास x प्लस आयोटा y है, मतलब हमारे पास रियल एंड इमेजिनरी टर्म है। कैसे? रियल टर्म क्या है? अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें, रियल टर्म इज 1, ये हमारी रियल टर्म है। जे जो टर्म है ये इमेजिनरी टर्म है। हम कभी कभी आयोटा लेते हैं, कभी जे लेते हैं, ये दोनों ही टर्म्स हमारी इमेजिनरी टर्म्स होती हैं, और ओमेगा आरसी इसके साथ रियल टर्म्स हैं। तो बेसिकली ये हमारा है x और ये है हमारे पास आयोटा y। अकॉर्डिंग टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इमेजिनरी, सॉरी, रियल प्लस इमेजिनरी। ठीक है, तो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी। यहाँ पर रियल पार्ट क्या है? 1, और इमेजिनरी पार्ट क्या है? j ओमेगा आर सी। तो जब इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर आता है और इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना होता है, तो उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं? इट इज रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। इमेजिनरी क्या है? इमेजिनरी आयोटा जिसके साथ लगा है या जे जिसके साथ लगा है वो टर्म इमेजिनरी होती है, लेकिन इमेजिनरी जो आई और जे है इसका स्क्वायर नहीं करते, इसके साथ जो कांस्टेंट होता है उसी का स्क्वायर करते हैं। तो मैंने लिख दिया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इसका रूट। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये x प्लस आयोटा y का मैग्नीट्यूड हो गया। अब अगर मुझे यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे? रियल का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। इमेजिनरी क्या है? जे तो ऑलरेडी इमेजिनरी टर्म है, इसको नहीं लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर और उसका रूट। ठीक है, पहले स्क्वायर और उसका रूट, वो होता है हमारा मैग्नीट्यूड। तो ये चीज हो गई, ये चीज मैंने यहाँ लिख दी मैग्नीट्यूड में। ठीक है, तो इस तरह से हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। नाउ दिस इज द मैग्नीट्यूड। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और डिफरेंट आर और सी की वैल्यू को पुट करके हम मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली ये तो हमने निकाला मैग्नीट्यूड। अगर हमें निकालना है फेज, तो फेज निकालने का क्या मेथड है? फेज निकालने के लिए व्हाट वी कैन डू, हमारे पास फॉर्मूला है। फेज के लिए क्या फॉर्मूला होता है? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी बाय रियल। राइट, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी बाय रियल। अब अगर मुझे एंगल निकालना है, एंगल निकालूंगी पहले न्यूमरेटर का देन डिनोमिनेटर का। जब न्यूमरेटर का एंगल निकालते हैं, फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा, tan इनवर्स इमेजिनरी बाय रियल। ठीक है, इमेजिनरी बाय रियल ये फॉर्मूला है। तो अब पहले हम निकालेंगे न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर के लिए तो ये फॉर्मूला आ गया, tan इनवर्स इमेजिनरी बाय रियल। बट जब डिनोमिनेटर के लिए हम एंगल निकालते हैं, कोई हमें डिनोमिनेटर में चीज दी हुई है और उसका एंगल निकालना है, तो एंगल कितना आता है? माइनस tan इनवर्स इमेजिनरी बाय रियल। मतलब नीचे वाली टर्म के लिए एंगल के सामने माइनस साइन लग जाएगा। अब इस पूरे टर्म का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का अगर मैं एंगल निकालूं तो क्या आना चाहिए? ऊपर वाले के लिए प्लस tan इनवर्स, नीचे वाले के लिए माइनस tan इनवर्स। तो ऊपर वाले के लिए अगर कैलकुलेट करें तो इट विल बी tan इनवर्स इमेजिनरी बाय रियल। तो अब यहाँ पर सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी जीरो है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है? tan इनवर्स इमेजिनरी जीरो, रियल पार्ट इज 1, सो tan इनवर्स 0 बाय 1। एंड 0 बाय 1 क्या होता है? बेसिकली tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 क्या होता है? 0। तो ये टर्म तो हो गई हमारी खत्म। डिनोमिनेटर के लिए आई हैव रिटन माइनस tan इनवर्स इमेजिनरी बाय रियल। इमेजिनरी क्या था? ये वाला पार्ट था, ओमेगा आरसी यही था ना इमेजिनरी, सो इट इज ओमेगा आरसी बाय रियल, रियल इज 1, तो ओमेगा आरसी बाय 1। ठीक है, तो हमारा जो ये टर्म तो जीरो हो गई, फेस क्या रह गया? इट इज माइनस tan इनवर्स ओमेगा आर सी। तो ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फेज है वो लैग कर रहा है।
right? So this is how we can calculate the magnitude as well as phase for any filter or any transfer function. बस इतना ध्यान रखना है कि जब हम ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड में हम अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर एंड उसका पूरे का रूट। देन जब हम फेज निकालते हैं, फेज निकालने के लिए हमारे पास सिंपल एक फॉर्मूला होता है, अगर न्यूमरेटर में कोई टर्म है उसका फेज tan इनवर्स इमेजिनरी बाय रियल होता है, एंड अगर डिनोमिनेटर में है तो उसका फेज माइनस tan इनवर्स इमेजिनरी बाय रियल होता है, राइट? एंड टोटल फेज कितना होगा किसी भी टर्म का, न्यूमरेटर वाले एंगल प्लस डिनोमिनेटर वाला एंगल। ठीक है, तो वही हमने यहाँ किया एंड वी हैव कैलकुलेटेड द फेज, राइट? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, right? So okay, now again let us clear the screen first of all. So this is ये मैंने यहाँ पर आपको प्लॉट दिखाया है डिफरेंट वैल्यूज लेके कि हमारे पास मैग्नीट्यूड तो आ ही गया है, अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम जीरो पुट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर हमने जीरो पुट की है, तो इन दैट केस मैग्नीट्यूड विल बी 1। ऑब्वियसली यू कैन सी ओवर हियर इन द लास्ट पेज पे हम देख सकते हैं मैग्नीट्यूड की बात करें, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड था, अगर इस फ्रीक्वेंसी को हम जीरो पुट कर देते हैं, ओमेगा फ्रीक्वेंसी क्या है, ये डब्ल्यू है, इसका मैं इसको जीरो पुट कर देती हूँ तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ये टर्म खत्म हो जाएगी तो मैग्नीट्यूड विल बी 1। तो यही चीज यहाँ रिप्रेजेंट हो रखी है, अगर ये जीरो होगा तो ये 1 आ जाएगा, अगर इसकी वैल्यू मैं 1/RC रखूंगी तो इट विल बी 0.707, राइट? एंड अगर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो मैग्नीट्यूड विल बी 0। ऑब्वियसली अगर इसको हमने इन्फिनिटी रख दिया तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0, सो मैग्नीट्यूड विल बी 0। सो इसी से ये पता चल रहा है कि अगर इसके अकॉर्डिंग हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को प्लॉट करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जब फ्रीक्वेंसी 0 है, मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 0 है तो मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड 1 है, और जब फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी है, जब फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी है मैग्नीट्यूड 0 हो गया है, तो दैट मीन्स ये धीरे धीरे मूव करके मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का प्लॉट बनेगा लो पास फिल्टर के लिए। और जब फ्रीक्वेंसी 1/RC होगा, से ये फ्रीक्वेंसी 1/RC है, तो उस टाइम पे मैग्नीट्यूड कितना होगा, इट विल बी 0.707। ठीक है, तो इसलिए हमारा कुछ इस तरह का प्लॉट बनता है, और ये हमारा पास बैंड होता है एंड इसके आगे वाला हमारा स्टॉप बैंड होता है, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट दी मैग्नीट्यूड गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट। यहाँ पर आई हैव रिटन पास बैंड गेन। पास बैंड गेन क्या है, पास बैंड गेन वो है जब हम फ्रीक्वेंसी को 0 रखते हैं, मैग्नीट्यूड हमारा जो आता है दैट इज दी पास बैंड गेन। व्हाई? बिकॉज उस टाइम पे हमारा जो गेन होगा वो 1 आ रहा है, तो दैट इज व्हाई द गेन इज 1। सो कभी कभी न्यूमेरिकल में आ जाता है कैलकुलेट द पास बैंड गेन फॉर लो पास फिल्टर, डिफरेंट वैल्यूज गिवन होती है, तो वी हैव टू कैलकुलेट दैट, राइट? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। So this is all about the passive low pass filter, right? This is all about the passive low pass filter. In the next lecture we will see the active low pass filter for the first order as well as for the second order. Basically आपके syllabus में active filters हैं, but before studying the active filters you must have knowledge of passive low pass filter, कि passive low pass filter और active low pass filter में अगर differentiate करना है so you can easily differentiate, right? So thank you so much everyone, and if you have any query regarding the passive low pass filter, you can post your query in the comment box. Thank you.